जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। पंजाब में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को घेरा। प्रबुद्ध जनों के साथ किया संवाद। कहा, कांग्रेस को वोट देने से पहले याद कर लें 84 के दंगे। चारधाम यात्रा को लेकर एक और फैसला। पीसीएस अफसर अशोक कुमार और पंकज को मिली केदारनाथ बद्रीनाथ की जिम्मेदारी। यात्रा मजिस्ट्रेट किया गया नियुक्त। चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर के दावे फेल। 2 हफ्तों में 56 श्रद्धालुओं की हुई मौत। चारधाम यात्रा में फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले आए सामने। आईजी गढ़वाल करण सिंह नखनियाल ने दी जानकारी। कहा, भीड़ को देखते हुए कुछ तत्व ऐसे एडिट करके ऐप में जाकर फर्जी तरीके से कर रहे रजिस्ट्रेशन। देहरादून में एसडीएम 3 में पुलिस ने किया गुप्त बंधु को पेश। कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन पर पुलिस से मांगी रिपोर्ट। बिल्डर एसएस साहनी के सुसाइड मामले में आरोपी। देहरादून में पुलिस ने अव्यवस्थित पार्किंग और अस्थायी अतिक्रमण पर चलाया अभियान। अतिक्रमण करने वालों पर किया गया चालान। 2 दिन में पार्किंग क्षेत्र में खड़े वाहनों के 71 चालान। उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा पर श्रद्धालुओं का नदी में फिसला पैर। मौके पर फायरकर्मी ने महिला को किया रेस्क्यू। करीब 20 मीटर तक बह गई थी महिला। देहरादून में पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन। पत्रकारिता जगत में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकारों को किया गया सम्मानित। कार्यक्रम की शुरुआत देवर्षि नारद जी और भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर की गई। मसूरी में पर्यटन सीजन हुआ शुरू। एसडीएम के निर्देश के बाद भी संबंधित अधिकारियों ने नहीं किया कार्य। अव्यवस्था के चलते लोगों में दिखा आक्रोश। देहरादून में बिल्डर की हत्या का मामला। पुलिस ने घटना में शामिल 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दोनों ने मृतक को प्रताड़ित कर झूठी शिकायतें देकर जेल भेजने की दी थी धमकी। और चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। चारधाम की सुगम यात्रा के लिए लगातार सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके शासन प्रशासन की कोशिशें रंग नहीं ला पा रही हैं। तीर्थ यात्रा को आए कई श्रद्धालु धामों के दर्शन के बिना ही घरों को लौटने लगे हैं। प्रशासन ने अस्थायी पंजीकरण व्यवस्था भी शुरू की, लेकिन अब तक करीब 4000 तीर्थयात्री ऋषिकेश से घर लौट गए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। चारधाम यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं के पंजीकरण की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है। बुकिंग लगातार फुल होती नजर आ रही है। यही वजह है कि ऑफलाइन पंजीकरण पर रोक लगानी पड़ी। पंजीकरण बंद होने पर ऋषिकेश में रोके गए करीब 12,000 तीर्थयात्रियों को धामों के दर्शन कराने के लिए प्रशासन ने अस्थायी पंजीकरण व्यवस्था भी शुरू की। प्रशासन की योजना थी कि अस्थायी पंजीकरण कर इन यात्रियों को धामों के लिए रवाना किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। सोमवार शाम करीब 5 बजे प्रशासन ने अस्थायी पंजीकरण व्यवस्था भी बंद कर दी, जिसके बाद करीब 4000 तीर्थयात्री ऋषिकेश से घर लौट गए। लौटने वाले तीर्थयात्रियों का कहना था कि उत्तराखंड में पहुंचने के बाद भी धामों के दर्शन न कर पाना दुर्भाग्य है। अब बिना दर्शन के श्रद्धालुओं के घर लौटने पर विपक्ष भी सरकार पर हमला बोल रही है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि सरकार खोखले दावे कर रही है। बहुत से यात्री बिना दर्शन के वापस लौट गए। उन्होंने कहा कि कई तस्वीरें सामने आई जिसमें यात्रियों ने भी खुद अव्यवस्थाओं को उजागर करने का काम किया। मथुरा दत्त ने कहा कि सरकार के प्रतिनिधि मंत्री चुनाव में मस्त हैं, वहीं मुख्यमंत्री धर्मगुरु बन रही है, प्रचार में लगे हुए हैं और आगे क्या कुछ कहा सुनिए। निश्चित रूप से सरकार खोखले दावे कर रही है। बहुत से यात्री ऐसे हैं जो बिना दर्शन किए ही वापस गए। आपने गंगोत्री का सीन देखा होगा, यमुनोत्री का सीन देखिए आप। बरकोट में यात्रियों ने आप लोगों से ही बात करते हुए कितनी सरकार की असफलताओं को उजागर किया, सरकार की अव्यवस्थाओं को उजागर करने का काम किया। सरकार की चारधाम यात्रा बिल्कुल पटरी से उतर चुकी है, फेल हो चुकी है। सरकार ने कोई अपने बंदोबस्त ही नहीं किए। सरकार के प्रतिनिधि मंत्री चुनाव में मस्त हैं, मुख्यमंत्री जी
धर्मगुरु बन रहे हैं, प्रचार में मस्त हैं, उनका कोई और दूसरा काम नहीं था। अधिकारी मौज मस्ती में फिर रहे हैं, कोई अधिकारी सिंसियर था नहीं। जिलाधिकारियों को कोई मतलब है नहीं, सारे जिलाधिकारी उससे हाथ से निकल गए हैं इनके। और जो पर्यटन मंत्री या धर्मस्व मंत्री हैं, उनकी तो भगवान मालिक है। वो तो कभी कभी उतरते हैं यहाँ, विदेश में रहते हैं कि पता नहीं कहाँ रहते हैं। तो कुल मिला के सरकार की चारधाम व्यवस्था बिल्कुल फेल है, अव्यवस्थाओं का अंबार है। बहुत से लोग, 4000 से अधिक लोग, जो रिपोर्ट आई है 5000 के लगभग लोग बिना दर्शन किए आक्रोश व्यक्त करते हुए वापस गए हैं। आप कितना ही कह रहे हैं, आप व्यवस्था ही नहीं कर पाए। आपने रजिस्ट्रेशन तो खोल दिए, लेकिन आप पर डे के हिसाब से हर धाम में आप एक निर्धारित संख्या निर्धारित कर लेते, एक रोटेशन बनाते कि वे यात्री अगर गंगोत्री का रजिस्ट्रेशन है, यहाँ यात्रा करेगा, उसके बाद बद्रीनाथ केदारनाथ की तरफ जाएगा। लेकिन कोई कंट्रोल नहीं रखा आपने, और उसका खामियाजा जनता का आक्रोश देखने को सामने मिला। और आपकी चारधाम यात्रा बिल्कुल फेल हुई और आज भी अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। वहीं बीजेपी यात्रियों के वापस लौटने पर सरकार का बचाव करती नजर आ रही है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि देश और दुनिया से यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की बेहतरी के लिए ही व्यवस्था की गई है। यात्रा को सुव्यवस्थित, सुगम और सुरक्षित कराने के लिए ही व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा प्रबंधन आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए ही किया गया है। हालांकि हो सकता है कि इसके बीच कई कठिनाइयां आ रही हों, लेकिन सरकार का प्रयास है कि चारधाम रूट पर श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए सभी को अपना सहयोग देना चाहिए। देखिए, देश और दुनिया से चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के बेहतरी के लिए, उनको सुव्यवस्थित, सुरक्षित और सुगम यात्रा कराने के लिए ही ये सब व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। यात्रा प्रबंधन आने वाले या श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किया गया है। इसमें हो सकता है कुछ कठिनाई भी आ रही हुई कुछ लोगों को, लेकिन चारधाम पर यात्रा रूट पर किसी भी को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए हमारी सरकार का प्रयास है। और मुझे लगता है चाहे श्रद्धालु लोग हों, चाहे प्रदेश के लोग हों, सभी लोगों को इसमें अपना सहयोग जरूर देना चाहिए। प्रशासन ने 31 मई तक ऑफलाइन पंजीकरण बंद रखने का निर्णय लिया है, जिसके चलते परेशान होकर तीर्थयात्री बिना दर्शन किए ही घर वापसी कर रहे हैं। विपक्ष एक और सरकार पर निशाना साध रहा है, तो वहीं बीजेपी बचाव करती नजर आ रही है। देखना होगा कि आगामी दिनों में चारधाम व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त हो पाती हैं। देहरादून से जनता टीवी के लिए यशराज आनंद की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू हो चुकी है, तो वहीं आने वाले समय में मॉनसून के बीच चारधाम यात्रा मार्गों में होने वाली खराबी के लिए लोक निर्माण विभाग ने कमर कस ली है। इस बात को लेकर लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने कहा कि जिन जगहों पर बारिश की वजह से लैंडस्लाइड या रोड ब्लॉक की स्थिति हो सकती है, तो वहां पर जेसीबी मशीन को रखने की तैयारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हाईवे से हटकर वैकल्पिक मार्गों को भी हमने चुस्त दुरुस्त किया हुआ है, ताकि जरूरत पड़ने पर यातायात को उन जगहों से संचालित किया जा सके। इस बार यात्रा काफी अच्छी चल रही है, काफी ज्यादा दर्शनार्थी इसमें आ रहे हैं, तीर्थयात्री इस बार आ रहे हैं, उनको हम लोग व्यवस्थित कर रहे हैं। सड़कों पे काम काफी ज्यादा किया जा चुका है, सीजन से पहले हम लोग ने काम करा लिया था। और बारिश के दृष्टिगत भी हम लोग ने एडवांस में प्लानिंग करी है कि जो हमारे खतरे वाली जगह है, जहाँ पे लैंडस्लाइड होता है या जहाँ पे हमको संभावना लगती है कि जहाँ पे रोड ब्लॉक हो सकता है, वहाँ पे मशीनें प्लान की गई हैं। कुछ जगहों पे अभी भी मशीन लगाई गई हैं। बाकी सारी जो हमारा मानसून प्लान जब स्टार्ट होता है, मानसून अनाउंस होता है कि इतनी तारीख से मानसून आने की संभावना है, उस डेट से हम लोग डिप्लॉय करते हैं, क्योंकि मशीनें हायर करते हैं, कुछ अपने डिपार्टमेंट से लगाते हैं। चारधाम यात्रा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए संबंधित विभाग लगातार मॉनिटर कर रहा है। इसके साथ ही स्थलीय निरीक्षण भी किया जा रहा है, तो वहीं शहरी विकास विभाग भी सफाई व्यवस्था को लेकर लगातार मुस्तैद नजर आ रहा है। उत्तरकाशी के 2 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम पर संयुक्त निदेशक विनोद कुमार ने जिले में निकायों का स्थलीय निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने कूड़ा निस्तारण के बेहतर प्रबंधन की सराहना भी की। तो वहीं उन्होंने गंगोत्री में नगर पंचायत का स्थलीय निरीक्षण भी किया और स्थानीय लोगों के साथ बैठकर सफाई व्यवस्था की जानकारी भी ली। प्रयोग इस पर किया गया है
क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है, जिस कारण जो ऑर्गेनिक जितना भी वेस्ट आता है वो डिकम्पोज नहीं हो पाता है। बिलिटकुल के सहयोग से एक ऑर्गेनिक कंपोस्टर जिसकी क्षमता है 2 मेट्रिक टन, वो यहाँ पर लगाया गया है और ये इस तरह का प्रयोग अभी प्रदेश भर में पहली जगह हो रहा है और ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि जितना भी ऑर्गेनिक यहाँ पर वेस्ट आएगा उसको ये डिकम्पोज करेगा। चारधाम यात्रा के दौरान धाम के 50 मीटर के दायरे में यात्रियों द्वारा रील बनाने के खिलाफ ऑपरेशन मर्यादा के तहत उत्तराखंड की मित्र पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि आईजी गढ़वाल करण सिंह नखनियाल ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत पुलिस एक्ट 81 के तहत रील बनाने वाले शख्स का मोबाइल फोन लेकर रील डिलीट की जाती है और आर्थिक दंड भरना पड़ता है। साथ ही उन्होंने कहा कि चमोली जनपद में अब तक 70 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है और इसी तरह ऑपरेशन मर्यादा के तहत केदारनाथ मार्ग पर अब तक 66 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। ये जो 50 मीटर रील बनाने वाले हैं उसमें केदारनाथ जी में 100 जो है 81 पुलिस एक्ट में चालान किया गया है। बेसिकली उसे मोबाइल ले ली जाती है, फिर उसको डिलीशन की कार्रवाई की जाती है और उनको जो दंड है आर्थिक दंड वो जमा करके फिर बाद में उनको जो उनके मोबाइल है उसको हैंड ओवर किया जाता है। तो इसी तरह से चमोली में भी 70 अभी तक लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है रील्स बनाने वाले में 81 पुलिस एक्ट। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का जो दावा किया था वो खोखला साबित हुआ है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के साथ मौत का आंकड़ा भी डराने वाला है। 2 हफ्ते की यात्रा में ही 56 मौतें हो चुकी हैं, जबकि अभी पूरी यात्रा बाकी है। तो वहीं उत्तराखंड स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। मैं अभी 3 दिन पहले ही फील्ड से लौटी हूँ। मैंने पूरा खुद निरीक्षण किया है। पंजीकरण, क्योंकि यात्री बहुत दूर के प्रदेश से आते हैं तो उनको मना करना मुश्किल होता है, लेकिन पंजीकरण के वहाँ पे ही हमारे स्क्रीनिंग पॉइंट बने हुए हैं। वहाँ पर उनका चेकअप होता है। सपोज किसी को ब्लड प्रेशर या कोई परेशानी होती है तो वहीं पर उनको मेडिकेशन दिया जाता है और उनका फोन नंबर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो पर्यावरण मित्र हैं पूरे रास्ते में उन पर सर्कुलेट होता है और वहाँ से वो पूरे रास्ते फॉलो करते हैं। और इसके अलावा 104 से भी उनको बीच में कॉल की जाती है और लगभग 14 यात्री हमने ऐसे नीचे रोके हुए हैं जिनको मना करने पे मान गए। तो हो सकता है वो आगे गए होते तो एक परेशानी होती। तो इस तरह हमारी कोशिश है कि हम किसी तरह से उनको अपने रडार में रखें। तो वहीं लोकसभा चुनाव का परिणाम 4 जून को आने वाला है, जिसे लेकर उत्तराखंड चुनाव आयोग ने मतगणना में तैनात होने वाले पर्यवेक्षक और अन्य अधिकारियों की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने कहा कि भारत चुनाव आयोग के स्तर से भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और राज्य और जिले स्तर से प्रशिक्षण कार्यक्रम का शेड्यूल बनाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य स्तर पर रखा गया है और ईवीएम के लिए जो मुख्य मतगणना होनी है उसके लिए भी मॉड्यूल बनाए गए हैं। 4 जून को नतीजे आने वाले हैं और इसके लिए मतगणना संबंधी सभी तैयारियां कराई जा रही हैं। इसमें विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं, न सिर्फ पर्यवेक्षकों के लिए बल्कि जो ईसीआई के लेवल पर ऑर्गेनाइज किया जाता है उसके अलावा यहाँ राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का शेड्यूल बनाया गया है। जो हमारे मास्टर लेवल ट्रेनर्स हैं उनकी आज हम प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ राज्य स्तर पर रख रहे हैं और उसके साथ ही साथ माननीय चुनाव आयोग द्वारा भी लगातार एआरओ लेवल पर, आरओ लेवल पर, डीईओ लेवल पर सभी स्तर पर विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है। हल्द्वानी शहर में प्रस्तावित 13 चौराहों और सड़कों के चौड़ीकरण कार्य में तेजी लाने को लेकर डीएम ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि डीएम ने चौराहों के चौड़ीकरण में यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए एसडीएम हल्द्वानी और सिटी मजिस्ट्रेट को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, जिससे नोडल अधिकारी
नामित होने से विभिन्न विभागों के बीच समन्वय रहेगा और साथ ही आपको बता दें कि मौके पर होने वाली समस्याओं का आसानी से निस्तारण होगा। 13 चौराहे रोड सेफ्टी मद से स्वीकृत हैं, जिसमें 2 चौराहे जो सिंधी चौराहा वाला मामला है और लाल डांड, ये दोनों हाईकोर्ट में इसमें रिट लगी हुई हैं, तो माननीय न्यायालय के विचाराधीन चल रहा है। और बाकी जो अन्य चौराहे तिराहे हैं उनमें हमारी प्रगति निरंतर गतिमान है। इसमें हम लोग अगर रामपुर रोड की बात करें तो सबसे पहले जो रामपुर रोड में पंचायत चौराहा है, ये मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग विद इन ए वीक इसमें कंप्लीट कर लेंगे। इसमें पेड़ों की कटने का कार्य भी हो चुका है। एक्चुअली में इसमें थोड़ी सी देरी पोल शिफ्टिंग और पेड़ों की कटाई के कारण हुआ है, और अब ये भी प्रक्रिया हमारी लगभग पूर्ण हो चुकी है। अब पेड़ों की काटने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, तो इसलिए उसमें सबसे पहले पंचायत का चौराहा ले लिया है। इसके अलावा अन्य चौराहों की बात करें तो इसमें लामा चौड़ चौराहा है, इसमें भी हम लोगों ने काफ़ी काम कर लिया है। इसमें रोड के दोनों साइड काफ़ी बड़े नाले हैं, उसके लिए हमने ह्यूम पाइप मंगवाए थे, संभवतः है कल या परसों को वो भी डिलीवर हो रहे हैं। चौड़ीकरण और चौराहों के चौड़ीकरण के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें कुछ मामले माननीय न्यायालय में भी गए थे, जिसके क्रम में एक समिति गठित करी गई थी और समिति अभी सभी को नोटिस देकर अवसर देकर सुनवाई कर रही है। उस सुनवाई के दौरान लोगों ने अपने विभिन्न प्रत्यावेदन दिए, जिसमें सर्वे में कतिपय अनियमितताओं के बारे में लोगों ने कहा है, जिसमें कुछ एरियाज का छूट जाना, किसी एरिया में ज़्यादा जो है विड्थ ले लिया जाना, किसी एरिया में कम विड्थ ले लिया जाना, इस प्रकार के जो है लोगों ने अपने प्रत्यावेदनों में कथन किए हैं। उत्तराखंड के देहरादून की बिल्डर सुसाइड मामले में दक्षिण अफ्रीका के उद्योगपति गुप्ता बंधु को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अनिल गुप्ता और अजय गुप्ता के खिलाफ नामजद मुकदमे के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया। आपको बता दें कि गुप्ता बंधुओं पर आरोप था कि उन्होंने पहले सहानी के साथ पार्टनरशिप की और फिर धमकी दे रहे थे। सहानी के कई प्रोजेक्ट रुक गए और इसके बाद पार्टनर्स ने भी विवाद चल रहा था। देखिए, पुलिस ने रिमांड के लिए पेश किया था इनको, तो कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है मुलजिम को, और बेल एप्लीकेशन लोअर कोर्ट में हमने फाइल करी आज, उसका भी रिजल्ट अवेटेड है। तो बेल एप्लीकेशन हमने डाल दिया आज लोअर कोर्ट में, तो उस पर अभी निर्णय बाकी है। हमारे हिसाब से तो डिफेंस की तरफ से मुकदमा अच्छा है, और इनके खिलाफ जो सुसाइड नोट मिला है उसमें अक्यूज़ के लिए कुछ ऐसी बात है नहीं, तो बेल हो जानी चाहिए। इनका एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन था, ज़्यादा लीगल बात तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन था, तो आपस में पैसे के लेन देन और एक आपस में एक जो एग्रीमेंट हुआ उससे संबंधित वाद विवाद था। ये इन लोगों का आपस में कंस्ट्रक्शन का मामला है, पैसे का लेन देन है, दोनों कंपनीज़ में कुछ पार्टनरशिप थी। ज़्यादा डिटेल में आपको मुकदमे के संबंधित नहीं बता पाऊँगा, पर ये कुछ पैसे का लेन देन का मामला था। उत्तराखंड में मशहूर बिल्डर सत्येंद्र साहनी की आत्महत्या करने के मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्थाओं को लेकर सरकार को जगाने का काम करती आई है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार मामले को लेकर गंभीर नहीं है। देखिए, भाजपा के नेता क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राज्य में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है और हम लगातार इस मुद्दे को उठाने का काम कर रहे हैं। अगर राज्य में कानून व्यवस्था होती तो आप बताए ना, सत्येंद्र साहनी को 8वीं मंजिल से कूद करके आत्महत्या करनी पड़ती। मरने से पहले उन्होंने जो है अपनी शिकायत जो है पुलिस के उच्चाधिकारियों तक पहुंचाई थी, फिर भी जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर किसके जा रहा था? और आपने देखा जिस तरीके से जो है राज्य स्थापना दिवस के दिन जो है
सचिवालय के बगल में 20 करोड़ की डकैती होती है रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में, और जिस तरीके से जो है चुनाव के दौरान गुरु नानक मत्ता के सर्वे सर्वा जो है तरसेम जी की हत्या होती है, तो क्या राज्य में कानून का राज है? कानून व्यवस्था तो कोई दिखाई ही नहीं दे रही। आए दिन जो है हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, जो है डराने धमकाने के तमाम मामले सामने। चलिए देवभूमि की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।